Good morning, ma'am. Good morning, Good beta. morning, Good ma'am. morning, all Good of morning, you. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Okay, students. What we were studying. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, all of Good you. morning. Yes. Okay, proceed further. What we have studied day before yesterday. That means on Saturday. Let me know. You are studying yourself or not? What are you doing? Okay, students. I am Tell me. studying. Studying. What have you studied? Let me know. क्या पढ़ा आपने? बताइए. डे बिफोर यस्टरडे हम लोगों ने क्या पढ़ा? Salt march. Salt march and the civil disobedience movement. कोई दिक्कत है? क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. सोर्स सी. Yes, ma'am. टाइम ओवर हो गया था. क्या तुम लोगों ने पढ़ लिया? क्लियर है? उसको छोड़ दिया जाए, आगे चला जाए. मैम सोर्स सी अभी बाकी है. सोर्स सी को पढ़ा है? स्टडी नहीं पढ़ा की उससे? दीजिए. Yes, ma'am. ठीक है, चलिए. सोर्स सी में आइए. ओके. पेज मैम नंबर. शुरू हुआ था तो. हाँ, शुरू तो हुआ था, तो हम सोचे मेरे बच्चे तो बड़ा होशियार है. ये तो सोर्स है, लेसन का पार्ट तो है नहीं. ये तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको दिया गया, तो हो सकता है आप खुद से पढ़ लें. ठीक है, पढ़ा देते हैं. चलिए आइए. यहाँ कौन सा टॉपिक है? ये सॉल्ट मार्च का ही ये एक टॉपिक है, जिसमें दिया गया है कि उसके पहले जब फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, दैट मीन्स ऑन द डे, व्हाट वाज दैट डे? 26 January. 26 January 1930. Yes. On that day, our leaders. Happy January. Our leaders take an oath for our country's independence. What was that oath? Let us see here. कौन सा प्लेज लिया गया था? कौन सी प्रतिज्ञा की गई थी हमारे नेताओं के द्वारा कि हम आज़ादी लेकर ही रहेंगे? 26 जनवरी 1930 के दिन जो रावी नदी के तट पर पहली बार हमारे तिरंगा को फहरा करके प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था. फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन दैट डे. वी बिलीव दैट इट इज. कहाँ पे रावी नदी? कहाँ पे रावी नदी? क्यों इतना हड़बड़ा गए बाबू? रावी कहाँ है बताओ? पंजाब में. तो अभी तो पंजाब का 2 भाग हो गया है ना. बड़ा हिस्सा उसका पाकिस्तान में चला गया है और उसका छोटा हिस्सा हमारे पास है. तो वहीं पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था. ये रावी ही रिवर के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर. लेट अस सी व्हाट इज गिवन हियर. वी बिलीव, वी हम लोग, कौन लोग कह रहे हैं? आवर लीडर्स, हमारे नेता कह रहे हैं दैट इट इज द इनएलिनेबल राइट, ये न छीना जाने वाला अधिकार जो हमें जन्म से प्राप्त है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है. ऑफ द इंडियन पीपल, सारे भारतीय लोगों का ये न छीना जाने वाला अधिकार है. एज ऑफ एनी अदर पीपल, जैसा कि दूसरे लोगों का भी रहता है वैसे ही ये भी है. To have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have the necessities of life. कौन सी आजादी? अपने जीवन जीने का, जो हम पौधे को लगाए हैं उसके फल को इंजॉय करने का, और जो भी हमारी जरूरतें हैं, हमारे जीवन की जो भी जरूरत है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, so that they may have full opportunities of growth, ताकि हमें भी बढ़ने का, आगे बढ़ते रहने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके. वी बिलीव. कौन बच्चा है जो कि म्यूट नहीं किया है? म्यूट करो. नाम अब नहीं ले रहे हैं, वरना कहो नाम लेंगे तो तुम्हारी ही तौहीनी होगी बेटा. We believe also that if any government deprives the people of these rights and oppresses them, the people have a further right to alter it or to abolish it. क्या कहा जा रहा है? जो भी हमने लगाया है, जो भी हमने किया है, उसके फल को भोगने का हमें पूरा अधिकार होना चाहिए.
जैसे कि बाकी जगह के लोगों को भी है। भारतीयों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। और हम इस पर भी विश्वास करते हैं कि यदि कोई सरकार, इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव्स, हमें वंचित करती है, किसे वंचित करती है? ए पीपल ऑफ दीज राइट्स, किसी भी देश के लोगों को, किसी भी देश के नागरिकों को यदि कोई भी सरकार सारे पेज नंबर 63 सोर्स सी द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930। कहाँ थी बेटा? चलो मिल गया एकदम, हम लोग बीचों बीच पहुंच गए हैं इस पैराग्राफ के, ठीक है, देख लो। इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव्स, यदि कोई सरकार वहां के लोगों को इसे वंचित रखती है, डिप्राइव करती है, दीज राइट्स एंड ऑप्रेसेस देम, यदि इन अधिकारों से यदि कोई भी सरकार उन्हें वंचित रखती है या उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाती है, ऐसी प्रतिक्रिया देती है जिससे लोगों की दमन हो जाए, तो द पीपल हैव ए फर्दर राइट टू अल्टर इट और टू एबॉलिश इट। तब लोगों को उसके आगे ये अधिकार है कि वो इसे बदल दें और वो इसे समाप्त कर दें। The British government in India has not only deprived the Indian people of their freedom, but has based itself on the exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually. ब्रिटिश सरकार ने भारत में ना ही भारतीय लोगों को उनके अधिकारों से, उनकी आजादी से वंचित रखा है, बल्कि इनका शोषण भी किया है। पूरे समाज का, पूरे मास का, पूरे जन समुदाय का शोषण किया गया है और उन्हें लूटा है। कैसे? इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, पैसा रुपया सब हमारा अंग्रेजी हुकूमत लूट के ले जा रही है। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर वही हमारे ऊपर हावी है, वही हमारे लिए सारे डिसीजंस बना रहे हैं। एंड कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर भी हमारे इंडियंस को जबरन सिविलाइज्ड मिशन के तहत धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज को थोपा जा रहा था, बहुत सारे चीजों को यहाँ पे लोगों को जबरन एडॉप्ट करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तो ये कल्चरली हमारे कल्चर को समाप्त करने का भी प्रयास हो रहा था। किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर भी हम लोग पूजा पाठ, अपना जो भी है व्रत त्योहार अपने तरीके से मनाते हैं, वो अपने ट्रेडिशंस को थोपते जा रहे थे। हम लोगों को प्रिमिटिव और बैकवर्ड कहते थे यदि हम अपने कल्चर को मेंटेन रखते थे। तो वही चीज यहाँ कहा गया कि वो हमें हर तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। We believe therefore that India must sever the British connection and attain पूर्ण स्वराज और complete independence। इसीलिए हम ये विश्वास करते हैं कि भारत को इसका विरोध करना चाहिए और इसे पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के प्राप्ति का हक है और इसे संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए ताकि हम अपनी आजादी को प्राप्त कर सकें। ओके, अब बेटा कोई दिक्कत है तो पूछो, वरना हम लोग चलते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, तो उसको पढ़ने के पहले बॉक्स 1 पढ़ लेते हैं, ठीक है? Yes. सॉल्ट मार्च, ये सिंबल सॉल्ट मार्च है ना, इसी को सिंबल क्यों लिया गया? कुछ और भी तो ले सकते थे गांधी जी। ये क्वेश्चन तो तुमको जानना चाहिए, तुमको हमें पूछना चाहिए तुम लोगों से कि क्यों गांधी जी ने नमक को ही चुना, किसी और को क्यों नहीं चुना? इसलिए क्योंकि नमक, सॉल्ट वाज कंज्यूम्ड बाय ऑल, खट्टा होता है इसी, खट्टा होता है, मैम एसेंशियल फूड आइटम। ये सॉल्ट को बोल रहे कि खट्टा होता है, दोनों ही कंज्यूम करते हैं। सबके लिए एसेंशियल होता है, गरीब हो चाहे अमीर। हाँ, गरीब हो या अमीर हो, सोसाइटी के उच्च वर्ग का हो, इट इज एसेंशियल शुगर को लिया। ज्यादा होशियार हो गए हो तुम लोग। अब लग रहा है लेसन ओवर हो गया है, अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो छोड़ दिया जाए तुम लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए। रजिस्ट्रेशन और एलओसी वगैरह चेक करना हम लोग जा रहे हैं वही करने, और अब कंप्लीट कर लेना। और जेंडर, रिलीजन, कास्ट अपने से पढ़ लेना। वो तो हमको लगता है कि डिलीटेड लेसन है लेकिन फिर भी थोपा गया है तो उसको पढ़ ही लिया जाता, लेकिन अब तुम लोग एक्सपर्ट हो गए तो खुद से कर लेना बेटा, मेरे बच्चों, मेरे ब्रिलियंट, मेरे भावी। नो मैम, बढ़ाइए। अरे सॉल्ट शुगर सब तुम लोग जान रहे हो, अब हमको क्या पढ़ाना है बेटा? यहाँ खड़े होकर तुम लोगों की बातों को ही सुनना है। नो मैम, म्यूट करके पढ़ाइए।
क्यों म्यूट करके बोलने की आजादी सबको है। अब ये समझदारी होनी चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कब कब मुंह पर हम लोग ऐसे ही, कोरोना तो मुंह पे जाब लगवा ही दिया है, सब लोगों को मुंह बांध के ही रहना है। अब लोगों की इच्छा वो बीमारी से लड़ें या बीमारी से बचें। तो तुम्हें जब बोलने की अधिकार है, आजादी है, तो ये सोच लो कि तुम कैसे बातों को बोल रहे हो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो कि कौन सी चीजें कहाँ बोलनी है, कौन सी चीजें नहीं बोलनी है, कौन सी चीजों से हमारा नुकसान है, कौन सी चीजों से फायदा है। अननेसेसरी बोलने से तो रिमूव कर है कि कुछ फायदा है बेटा। खाली शुगर हम रिमूव कर दें, इतना तो क्रूएल तो हम नहीं हो सकते हैं कि एक बच्चा मेरा शुगर कह दे, चीनी मिठास घोले और हम उसको हटा दें, भगा दें। ऐसा नहीं होगा। वो बच्चा मेरा खुद ही समझदार है, अननेसेसरीली फालतू बकवास नहीं करेगा। कोई बच्ची बोल रही है मैम। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रही हो? मैम LOC वाला जो फॉर्म हमें फिलअप करना है उसमें हमारा भी काम लगेगा, स्कूल पे हमें भी आना पड़ेगा। हाँ तो अभी तुम्हारा ना 9th का रजिस्ट्रेशन हो रहा है बेटा, ठीक है। बच्चों को सबको को भीड़ तो इकट्ठा नहीं करना है, तो धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं जिनका जो जो चीज डॉक्यूमेंट्स यदि दिक्कत है या कहीं कुछ गड़बड़ है या कितना तारीख से मैम 10th का होगा? तो मैम का स्कूल पे सर लोग बोल रहे थे कि 20 लास्ट डेट है 10th का भी। कौन सा 20 सितंबर? यस मैम। नहीं बाबू, अभी टाइम है तुम लोगों का। हम लोग भी ना कागज वगैरह पूरा क्लियर करके और फिर कंफर्म रहेंगे कि बच्चों का कुछ छूटने ना तो पाए। बता दीजिएगा। ताकि जो लास्ट डेट होगा उसके पहले तुम लोग का फिलअप हो जाएगा। तो तुम लोगों का तो सब चीज तुम लोग हो ना। यदि 9th के रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी आई होगी, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है तुम लोगों को? नहीं मिला होगा, ऐसा कोरोना के वजह से नो मैम, नहीं मिला है मैम। बंद नहीं मिला है मैम। मिलेगा कहाँ से? तो वो रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, उसके बाद तुम्हारा LOC आएगा, आया होगा। अब यहाँ से निकलवाना होगा, चाहे जो कुछ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, आज पूछ के बता रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कार्ड। हाँ अब तो वो आ गया होगा, कही रहेंगे पूछ के बता रहे हैं। अब उसमें LOC में क्या है, लिस्ट ऑफ स्कूल पे आएंगे तो फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म नहीं भरना है, सब भरा गया है तुम्हारा क्लास 9th में ना। उसको केवल चेक करके वेरीफाई करना है, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ आना है। मम्मी पापा और बच्चे के वेरिफिकेशन के बाद उसको फिर से सेंड कर दिया जाता है CBSE के बाद, ताकि बच्चा कंफर्म हो कि मेरा जो भी नाम है, मेरा जो भी एड्रेस है, मेरे जो पेरेंट्स का नाम है वो सारा सही है, डेट ऑफ बर्थ सब सही है कि नहीं, जो सब्जेक्ट हम लोगों ने भरा है उसके कोड्स वगैरह कहीं कुछ गलती तो नहीं है। क्योंकि ह्यूमन नेचुरल है, मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है कोई सही ही भरा होगा और टाइपिंग करते वक्त, भेजते समय या वहां पे उसको सेट करते समय कुछ गलतियां हो गई हो, तो वो तुम्हारे पास चेक के लिए लाया जाता है, वेरिफिकेशन के लिए। तो तुम उसको वेरीफाई कर लोगे, साइन कर लोगे, सेटिस्फाइड होके फिर वो चला जाएगा। वरना यदि कुछ गलती होती है तो आपको एक चांस दिया जाता है, उस समय आप उसको सुधार सकते हैं। तो इसीलिए वो LOC आता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की। आपके यहाँ से इतने बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, हमारे यहाँ इतने रजिस्टर्ड हैं, और फिर हम लोगों को उसमें से वेरीफाई करके देना होगा कि इतने ही बच्चे परीक्षा देंगे। कभी कभार क्या होता है कि 350 बच्चे हो जाते हैं रजिस्टर्ड क्लास 9 और 10th में कुछ बच्चे छोड़ देते हैं या कुछ बच्चे किसी और बोर्ड में चले जाते हैं। तो मान लो 345 ही हो गए, 350 थे क्लास 9 में रजिस्टर्ड और कितने हो गए, 345 हो गए। तो ऐसे कंडीशन में 345 जब बच्चे हैं तो वो 5 कौन से मिसिंग बच्चे हैं, उनका भी हमें रिकॉर्ड रखना होगा ना, ताकि रिजल्ट आएगा या कुछ भी हम लोगों को जो देने हैं यहाँ से, जो भी रिकॉर्ड्स या जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो सब के लिए हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हो। बच्चों से भी डेट कब तक है? डेट है बेटा, अभी तुम लोगों का लास्ट डेट अभी नहीं है, सितंबर भर तो होगा ही, अक्टूबर में हाँ बेटा मैम स्कूल में तब कब आएंगे? तो बोल दिया जाएगा तुम लोगों को, बॉयज का डेट, गर्ल्स का डेट, फिर बच्चे भी ज्यादा है तो पार्ट करके बुलाया जाएगा। तो तुम लोगों के पास मैसेज चला जाएगा, जिन बच्चों को जब बुलाना होगा ना, मैसेज यहाँ से कर दिया जाएगा। उसके लिए तुम लोगों को वरीड नहीं होना है, ये केवल तुम लोग ग्रुप रखना है। हाँ ग्रुप पे चला जाएगा। चुप रहो यार, पढ़ाने दो। हाँ सही कह रहा है, पढ़ाने दो। ये तुम लोग केवल तैयार रखना कि यदि किसी का कुछ मिस्टेक हो गया होगा और उसको सुधरवाना होगा। जब तुम लोग 9th का रजिस्ट्रेशन किए थे तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्रिपेयर रखना। डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए कोई एक प्रूफ चाहिए ना, तो एटलीस्ट आधार कार्ड तो होना ही चाहिए।
मान लो आधार कार्ड नहीं अवेलेबल है या तुम्हारा आधार कार्ड ही गलत है, तो उसको सुधरवा करके सारा रेडी रखो, ताकि यदि जब भी बुलाया जाए तो तुम यहाँ पे प्रेजेंट हो के अपना काम वाम कर करके फटाफट चले जाओ। 40 मिनट मिलता है, उसमें भी डिस्टर्ब करते हैं सब। हाँ बेटा एकदम सही बोल रहे हो। तो इन लोगों को हमसे बात करने का मन करता है तो रोज पढ़ा करके और चले जाते हैं, तो मेरे बच्चे कब हमसे बात करें, तो इसीलिए बात करने लगे हैं, लेकिन रोज मत इस तरह से डिस्टर्ब करो। ओके हाँ बेटा। ओके मैम। वॉइस कॉल करके बात कर। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम हाँ बोलो। मैम क्या ऐसे मंथ होने वाला है ना, इस मंथ के बाद अगर स्कूल खुल गया खत्म हो गया, सबमिटिव असेसमेंट अब खत्म हो गया, अब सेमेस्टर वाइज है। ये तुम्हारा सेमेस्टर फर्स्ट है, यानी कि हाफ ईयरली। मैम S1 होने वाला था ना। हाँ हाफ ईयरली ऐसे अब तो खत्म मैम हो वो गया। होगा कब? जब तुम्हारा सीसी गया तो ऐसे चला गया सबमिटिव असेसमेंट। TS मैम ऐसे हाफ नहीं होगा होगा। कब? अरे हाफ ईयरली होगा, ऐसे मत क्यों कह रहे हो? मैम कब से वही होगा मैम हाफ हाफ ईयरली ईयरली? होगा। तो मैम हाफ ईयरली होगा ना। हाँ पेपर वगैरह बन जाए, अभी तो सारे लोग रजिस्ट्रेशन में लगे हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाए, पेपर तुम लोगों के लिए छाप दिया जाए, बन जाए तब ना। क्यों? मैम ये कब से हो रहा है? कब से मैम? अक्टूबर में होगा ना मैम? अक्टूबर में होगा। अब तो यही सोचे थे हम लोग कि सितंबर के बाद ही होगा, तो अभी तो कल सरकार जैसा जो भी है अपना आदेश ओपन हो गया है। स्कूल ओपन होगा कि नहीं होगा कल देगी अपना। ये सब हम मैम, लोग यूपी रिकॉर्ड गवर्नमेंट तो कर कह रहे रही हैं, है कि तो मैम सोचो ये अक्टूबर में सब ओपन रिकॉर्ड हो होगा। रहा है और हमारे कब प्रेजेंट होगा? बाद में में पूछना, बाद में अभी स्टडी छोड़ो ना ये सब, बाद में किसी दिन नहीं रिकॉर्डिंग में रहेगा तो बात करना। अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, बताओ ये यूट्यूब पे जाएगा, सारे लोग सुनेंगे कि ये सब कैसा पढ़ाई करते हैं। पढ़ाने दो सभी लोग। तब क्या अभी Yes, पढ़ लो, ma'am. बाद में इसके ऊपर चर्चा Yes, करना। ma'am, पढ़ाएंगे। जब इस लेसन को रिवीजन कराएंगे ना उस दिन चर्चा करना, लेसन को पहले ओवर कर लेने दो। अभी थोड़ा सा है, बड़ा लेसन है ना, बहुत दिनों से चल रहा है, अभी और कंटिन्यू रहेगा कुछ दिन तक। तो बेटा Yes, ma'am, तुम ही लोग continue बताओ, कीजिए। पेज नंबर 65 का जो 2-3 दिन बॉक्स में। नंबर 1 है, इसको पढ़ाएं कि हाउ द पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट पढ़ाएं। कौन सा पढ़ाइए मैम इसको। कौन सा? नो मैम बॉक्स 1 पढ़ा लीजिए, उसके बाद टॉपिक हाँ। पढ़ाइए। मैम ठीक, चलो यस बॉक्स मैम 1 टॉपिक पढ़ा इसके ले। बाद बढ़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बॉक्स 1 पे आइए। बॉक्स 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये येलो कलर में नहीं है। येलो वाले बॉक्सेस तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से, लेकिन ये ब्लू है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें आते दिया हैं। गया है। हाँ क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर जो ब्लू दिया गया है तो ये हमारे विचार से एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें जानना चाहिए, तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। बेटा चुप रहो, अब मत बात करो। चलो बॉक्स नंबर 1 को देखो क्या दिया गया है। टू द altar of this revolution we have brought our youth as incense. To the altar. Altar means बलि वेदी, जानते हो ना, जहां पर बलि दिया जाता है, पूजा का स्थल, जिस जगह को थोड़ा ऊंचा बना दिया जाता है, चबूतरा, बलि वेदी। तो इस बलि वेदी पर, किस बलि वेदी पर? इस क्रांति के, दिस रिवॉल्यूशन, इस क्रांति के बलि वेदी पर वी हैव बॉट आवर यूथ एज इंसेंस, हम अपने यौवन को नैवेद्य के रूप में समर्पित करते हैं। इंसेंस, इंसेंस मीन्स पूजा की सामग्री, अगरबत्ती जिसे कहते हो तुम, पूजा के सामग्री के रूप में प्रसाद जिसे कहते हो तुम। तो यहाँ पे ये किसका कथन है? भगत सिंह का। ठीक है, इस क्रांति की बलि वेदी पर हम अपने यौवन को नैवेद्य के रूप में समर्पित करते हैं। ये किसके लिए कह रहे हैं? भारत माता को कह रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा कहते हैं? और हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज डिफरेंट टॉपिक। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गांधीयन एरा, गांधी जी के विचारधाराओं को, जिसमें उन्होंने मास मूवमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन उनसे हट करके भी कुछ लोगों की अपनी फीलिंग्स थी, अपने आइडियोलॉजीज थे, क्योंकि दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, किसी का विचार कुछ होता है तो किसी का विचार कुछ होता है। कुछ लोग बहुत ही झकझोर देने वाला परिवर्तन चाहते हैं कि सारा समाज हिल जाए, लोग सो रहे हैं जागृत हो जाए, सबको जगाना जरूरी है, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, तो जो सोने वाले वो सोते ही रह जाए तो फिर क्या परिवर्तन आएगा? तेजी से परिवर्तन नहीं होगा, तीव्र परिवर्तन नहीं होगा। तो कुछ लोग चाहते कि एकदम सडन चेंज आ जाए, रिवॉल्यूशन आ जाए। तो इस तरह की विचारधारा वाले जो लोग थे उनको क्रांतिकारी कहा जाता था, रिवॉल्यूशनरी कहा जाता था। तो यहाँ थोड़ा सा एकदम छोटा सा तुम्हारे पास एक आर्टिकल टाइप का दिया गया है, इसमें कहा गया है कि कुछ लोगों के विचार थोड़ा भिन्न भी थे। कैसे? यहाँ देखते हैं।
Many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. बहुत सारे नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी ये सोचते थे कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो हम आवाज उठा रहे हैं या जो हम जीत हासिल करना चाहते हैं, स्वराज प्राप्ति चाहते हैं, चाहे उनसे हम स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, ये नॉन वायलेंस नहीं होगा, अहिंसा के रास्ते पे चल करके नहीं होगा, वो नहीं सुनेंगे। इन 1928 ये डेट को ध्यान रखना, द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA was founded at the meeting in फिरोज शाह कोटला ग्राउंड इन दिल्ली। आज जिसको हम लोग फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से जानते हैं, बड़ा क्रिकेट का मैच होता है, छोटा सा ग्राउंड है, याद है ना? तो वहीं पर इस पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी was founded कोटला ग्राउंड इन दिल्ली। कहां पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। Amongst its leader were भगत सिंह, जतिन दास एंड अजय घोष। इसकी नेताओं में इसके जो भी नेता लोग थे जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी, इसका जो गठन किए थे उसमें मुख्य 3 नेता थे, एक तो भगत सिंह, दूसरे जतिन दास और अजय घोष। In a series of dramatic actions in different parts of India, the HSRA targeted some of the symbols of British power। और तीव्र परिवर्तन के लिए जो इस पार्टी के मेंबर्स थे, इन लोगों ने ब्रिटिश सिंबल्स को, हाँ क्या बेटा, ब्रिटिश सिंबल्स जहां जहां अंग्रेजों के प्रतीक चिन्ह थे वहां पे इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त threw a bomb in the legislative assembly. In the same year there was an attempt to blow up the train that Lord Irwin was traveling in। काकोरी रेल कांड तुम लोग पढ़े होंगे। ये सब चीजें जो है ये सब की गई, ये क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। In the same year there was an attempt to blow up the train that Lord Irwin was traveling in। Bhagat Singh was 23 when he was tried and executed by the colonial government। भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे जब उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था अपनी कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। During his trial, जब उनका मुकदमा चल रहा था, भगत सिंह stated that he did not wish to glorify the cult of bomb and pistol, but he wanted a revolution in the society। उनका कहना था कि हम गोला बारूद और पिस्तौल से लोगों को ना उसका हम महत्व दिखाना चाहते हैं, ना हम उसे डराना धमकाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम परिवर्तन चाहते हैं। और मेरे एक चले जाने से यदि हमारे समाज में परिवर्तन आए तो मैं उसके लिए अपने आप को धन्य मानूंगा। इसीलिए लास्ट मोमेंट में भी उनसे पूछा गया, हाँ बेटा बोलो। रिवॉल्यूशन इज एन इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। परिवर्तन जो है वो किसी भी मानव जाति का बिना छीना जाने वाला अधिकार है, न छीना जाने वाला, जो हमें जन्म से प्राप्त होता है। फ्रीडम इज द इनप्रिस्क्रिप्टेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। और स्वतंत्रता भी हर किसी का अलग न किया जाने वाला अधिकार है। द लेबरर इज द रियल सस्टेनर ऑफ द सोसाइटी। और जो मजदूर है वास्तव में समाज को वही चलाता है, वही जीवित रखता है। To the altar of this revolution we have brought our youth as incense। इस क्रांति के बलिवेदी पर अपने यौवन को हम नैवेद्य के रूप में समर्पित करते हैं, लाए हैं। For no sacrifice is too great for so magnificent a cause। बिना बलिदान के कोई भी बड़ा कारण यदि होता है तो वो बिना बलिदान के किसी भी तरह के कारण के महत्व को नहीं दिखाएगा। We are content, हम संतुष्ट हैं। We await the advent of revolution। और हम इंतजार करेंगे क्रांति का, यानी कि क्रांति आएगी। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब क्या है? What is the meaning of इनकलाब? जिंदाबाद का तो मतलब है लॉन्ग लिव, जिंदा रहे, चलता रहे। अब इनकलाब जिंदाबाद ये नारा किसका दिया गया है? इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह। नहीं बाबू, भगत सिंह का नहीं दिया गया। भगत सिंह नहीं। बाल गंगाधर तिलक। नो,
दिस इज योर होमवर्क। मैम चंद्रशेखर आजाद। लॉन्ग लाइव रिवॉल्यूशन। लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन का मतलब भी हुआ जिंदाबाद। इसको खोजोगे तुम लोग की इनकलाब अमर शहीद भगत सिंह का। नो नो नो, मैम उन्हीं का दिया है। हर मोबाइल में बैठे रहते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और अच्छी अच्छी चीजें जो सर्च करनी चाहिए वो नहीं सर्च करते हो। इसको खोजो और आंसर देना कि किसने इस स्लोगन को दिया। अब सारे क्रांतिकारियों का नाम ले लो, कोई तो एक बोला ही होगा। बंकिम चंद्र। चलिए आइए, हाउ पार्टिसिपेंट्स। हर्षद मोहानी। हसरत मोहानी। मैम बाल गंगाधर तिलक। मैम हसरत मोहानी। मैम मौलाना हर्षद मोहानी। भगत सिंह बोले थे मैम। खोजने लगे तुम लोग। मैम इंकलाब मतलब होता है मैम भगत क्रांति सिंह की बोल जय रहे हो। हाँ हैं। चलो असेंबली बहुत, में हाँ सर्च करने लगे, पढ़ते ही समय सब सर्च कर लो, बाद में करना। कौन मैम बच्चा है इंकलाब बेटा, मतलब म्यूट करो, आवाज आ रही बहुत ज्यादा। चलो लेट अस कंटिन्यू द लेसन। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। जो आंदोलन में मैम बता हिस्सा दीजिए लेने वाले लोग जो थे, कौन दिया था। पार्टिसिपेंट जो थे, तुम लोग अब सर्च करो, होमवर्क दिए हैं तो घर का काम है, गृह कार्य है तुम्हारा। यू हैव टू सर्च योरसेल्फ। सर किए तो मैम भगत सिंह दिखा रहा है। हेलो मैम। मैम चलो आगे बढ़ो। भारत क्रांति की जय हो मैम। Let us now No. look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why हसरत मोहानी did they मैम। join the movement? What were their ideas? What did Swaraj mean to them? चलिए बच्चों, let us see. Look at the different social groups. हम अलग अलग सामाजिक समूहों को देखते हैं, कैसे इन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना अपना योगदान दिया, कैसे कैसे भागीदारी निभाया गया। Why did they join the movement? उन लोगों ने क्या सोचकर, सबकी अपनी हसरत, हमें क्या करना है, क्या मिलेगा आंदोलन करने से, हमारा क्या फायदा होगा। ऋषभ भाई अपना माइक ऑफ कर लो। What were their ideals? Why did Swaraj mean to them? अब जिन लोगों ने भी, हाँ बेटा बोलो ना, तुम ही लोगों का तो दिन भर सुनते रह जाएंगे, आज बेल लग जाएगी। अब सॉरी टाइम। मैम हर्षद मोहानी दिया है। हसरत मोहानी 1875। ठीक है, आप सोचिए, देखिए, समझिए। अब आंसर के लिए बोले तो अब कल ही सुनेंगे आंसर, आज किसी का आंसर नहीं सुनेंगे, सही होगा तो भी, गलत होगा तो भी। अब वो तुम्हें मेरा भगत सिंह है मैम। अपने पास। अब जो हम कर रहे हैं इस काम को सुनो, सहयोग करो, पढ़ो, इस टॉपिक को आगे बढ़ाओ। हाँ चलो, कहा जा रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया, लेकिन अलग अलग तबके के लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी भी निभाई। किन लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई? उन लोगों के लिए ये मूवमेंट क्या था, क्यों, किस मकसद से इस मूवमेंट को ज्वाइन किया गया उनके द्वारा, उनके क्या विचार थे और उनके मन में स्वराज का क्या अर्थ था। अब देखा जाए, शुरुआत किया जाए कंट्री साइड से, देहात से, ग्रामीण इलाकों से, रूरल एरिया से। इन द कंट्री साइड का हिंदी मीनिंग क्या होता है मैम? हाँ, स्वराज का हिंदी मीनिंग क्या होता है मैम? स्व मतलब ये तो हिंदी ही है ही, अब इसका भी मीनिंग खोजोगे मतलब तो इसका अर्थ क्या होता है मैम? अर्थ मतलब स्वराज वही तो बता रहे, स्व का मतलब क्या होता है? सेल्फ, अपना। राज का मतलब, राज का मतलब शासन। शासन होता है, रूल। स्वराज अपना शासन। जब हम शासन अपना अपने से चलाएं, अंग्रेजों के द्वारा हमारा ये शासन ना चले। क्या दिक्कत है बेटा? थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, इतना अच्छा अच्छा दिमाग पाए हो सब, और ये सारे दिमागों का पता नहीं कहाँ इस्तेमाल करते हो सारे। इन द कंट्री साइड, देहात में, ग्रामीण इलाकों में कौन रहेंगे? कंट्री साइड में कौन होगा? पीजेंट्स। हाँ वेरी गुड, पीजेंट्स, फार्मर। रिच पीजेंट। रिच भी होंगे, पुअर भी होंगे। माने गांव में यदि रहने वाले लोग हैं तो वो ज्यादातर किसान ही होंगे, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो बड़े किसान हो, चाहे वो मीडियम हो। केवल वहां ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में किसान ही रहेंगे, खेती करने वाले। इन द कंट्री साइड, रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। जो पाटीदार्स होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ इस इलाके में, जो कि बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है, इधर इन लोगों को जमींदार कहा जाता था। ऐसे ही गुजरात में जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होता था,
वो अपने लैंड को पट्टे पर दे देते थे, उन लोगों को पाटीदार कहा जाता था। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स थे उन लोगों को जाट्स कहा जाता था, हरियाणा में भी। तो ये लोग जो हैं जाट्स और जो गुजरात के पाटीदार हैं, इन लोगों ने वेयर एक्टिव इन द मूवमेंट, दे वर एक्टिव, बहुत ही सक्रिय थे इस आंदोलन में। Being producers of the commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices. चूंकि ये सब बहुत बड़े स्तर पर किसी भी चीज की खेती करते थे और किस लिए करते थे, मार्केट के लिए। थोड़ा पढ़े हो कॉमर्शियल फार्मिंग, तो ये सब क्या थे, कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगाते थे। और अभी क्या हुआ था, एग्रीकल्चरल क्या आ गया था, डिप्रेशन हो गया था, ग्रेट डिप्रेशन का समय चल रहा था, सारी चीजों की बहुत ही मंदी आ गई थी, माने दाम उसका मिल नहीं रहा था, मूल्य एकदम गिर गया था। तो सब ट्रेड डिप्रेशन हो गया था और दाम जो थे वो काफी कम हो गए थे। इस वजह से उनके पास जो आमदनी थी वो बिल्कुल भी समाप्त हो गई थी। एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, उनका जो नगदी आमदनी था वो समाप्त हो गया था। They found it impossible to pay the government's revenue demand. वो जमींदार हैं तो उन्हें किसानों से खेती करवा के और लगान वसूली करके और उस लगान को अंग्रेजों को चुकाना है। तो अब जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो लगान कैसे चुकाएंगे, बड़ा दिक्कत था। तो उनको लग रहा था कि क्या किया जाए, कैसे इस लगान को चुकाया जाए। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, when this movement was started, and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. जब सरकार से इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आमदनी तो हो ही नहीं रही है, हम लोग कैसे लगान चुकाएं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको मना कर दिया, रिफ्यूज कर दी। द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार ने इसे रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम लोग लगान माफ नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते हैं। क्या चीज, टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, लोगों के मन में इसके खिलाफ काफी नाराजगी पैदा हो गई। अब लोग सोचने लगे कि बताओ, अब हमारे पास आमदनी है नहीं और सरकार लगान कम नहीं कर रही है, तो हम इसे चुकाएंगे कैसे। These rich peasants become enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. और ये अमीर किसान ये सब बहुत ही मन से रुचि ले रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, इंटरेस्टिंगली सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अपने इंटरेस्ट के साथ इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, organizing their committees and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. और उन लोगों ने अपने कमिटीज बनाना शुरू किया, अपनी अपनी समितियां बनाने लगे। ये सब किस लिए, कि उनके माध्यम से ऐसे लोग जो कि नहीं भाग लेना चाह रहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी बहुत सारे लोग भाग लिए थे, लेकिन जब उससे इनको सक्सेस नहीं मिला तो बहुत सारे लोगों को मन नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, मनाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि नहीं भाई, तुम लोग भी इसमें हिस्सा लो, कम से कम कुछ नहीं करें तो बॉयकॉट प्रोग्राम करो, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके कानूनों को हमें तोड़ना है, नहीं मानना है, तो कम से कम बहिष्कार आंदोलन में शामिल हो जाओ। For them, the fight for Swaraj was a struggle against high revenue. बेटा यहाँ पे ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, for the rich peasants, क्या, स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज क्या था, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि बढ़े हुए हमारे जो लगान है उसके खिलाफ हमारी आवाज उठाना ही स्वराज की प्राप्ति है। बट they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. लेकिन वो बेचारे बहुत ही हताश हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए। कब, जब इस आंदोलन को 1931 में, 30 में तो स्टार्ट ही किया गया, in 1930 it was started, but it was called off in 1931 with the गांधी-इरविन पैक्ट। गांधी-इरविन पैक्ट को हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली में ये समझौता हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। तो जब इस आंदोलन को वापस ले लिया गया, रेवेन्यू रेट को कुछ भी रिवाइज नहीं किया गया और इस मूवमेंट को बिना किसी निष्कर्ष के जब वापस ले लिया गया, तो when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate.
अब जब इस आंदोलन को दोबारा से रीलॉन्च किया गया, दोबारा से फिर से शुरू किया गया, तो बहुत सारे लोग हताश थे, उदास थे, नाराज थे, उनको इस मूवमेंट में हिस्सा लेने का मन नहीं कर रहा था। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो, बोलो। योर वॉइस इज लैगिंग बेटा, नॉट क्लियर। करने का, क्योंकि ये तो मैम ये ऑलरेडी तो ये ना, ये वो लोग जो डिमांड किए थे कि हाई रेवेन्यू को मतलब अबॉलिश कर दिया जाए, लेकिन हुआ ही नहीं, तो क्या फायदा था फिर ये करने का, लॉन्च करने का। फिर ये तो यही फायदा था ना कि अब की बार मनवाया जाएगा। उस बार तो नहीं हो पाया, लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हो गया, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए चले गए, तो हमारा तो काम आधा अधूरे पे रह गया। फिर से लॉन्च किया जाए, इस बार तो मनवा ही लिया जाएगा। यही सोच के इन लोगों से फिर से मूवमेंट लॉन्च करने के लिए कहा गया। रीलॉन्च मतलब दोबारा से, फिर से, री मीन्स फिर से, और लॉन्च मतलब उसको स्टार्ट किया गया। तो बहुत सारे लोग तो आए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी इंटरेस्टेड थे। उन लोगों को लग रहा था बेकार है, खाली इसमें हिस्सा लो, अपना समय बर्बाद करो और फायदा कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो थे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। कब? when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. ये तो अमीरों के लिए हो गया, for the rich peasants. गरीबों के लिए क्या, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन here. The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी peasant ही है, लेकिन ये लोग केवल डिमांड को, इनका डिमांड केवल इसी में नहीं था कि खाली हमें लो कर दिया जाए। इनके पास तो खुद ही आमदनी लो है, और वो कितना लो किया जाएगा, तो ये चाहते थे कि लगान ही माफ कर दिया जाए, सीधे लगान लिया ही ना जाए। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती थी। कांग्रेस यदि चाह देगी कि लगान न लिया जाए, तो जमींदारों के पास कैसे पैसा आएगा, और फिर कांग्रेस का खर्चा कैसे चलेगा। ये सब तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वही चीज यहाँ दिया गया है, यहाँ आपको ध्यान देना है। द पुअरर peasantries were not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ही छोटे छोटे किसान थे, जिन्होंने जमीन को किराए पे ले रखा था जमींदारों से, और उनके पास उतनी आमदनी ही नहीं थी। As the depression continued and the cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. जैसे ही ये डिप्रेशन आगे बढ़ता चला गया और आमदनी समाप्त होने लगी, तो जो छोटे छोटे किसान थे उनको बड़ी मुश्किल होती थी इस लगान को चुकाने में। They wanted, अब यहाँ से फिर अंडरलाइन करो बेटा, the poor peasantry were not just interested in lowering of the revenue demand. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. वो चाहते थे कि सीधे सीधे इसको माफी कर दिया जाए। They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. अभी रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका था, वहां पर सोशलिस्ट कम्युनिस्ट की बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ी हुई थी। तो हमारे यहाँ भी कुछ लीडर्स ऐसे थे जिनको सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का काफी ज्यादा आकर्षण था, उनके प्रति ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। तो उससे अट्रैक्ट होकर के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रेडिकल मूवमेंट्स कर रहे थे। रेडिकल मतलब तीव्र, उग्र आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। Often led by socialists and communists, apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords. The Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. Underline करो इसको. Congress was unwilling. कांग्रेस को इच्छा नहीं हो रही थी। Will means इच्छा, unwilling means ना इच्छा, इच्छा नहीं होना। तो यहाँ पे देखो apprehensive, चिंतित होकर के, किस चीज से चिंतित होके, of raising issues, जो मुद्दे बढ़ते जा रहे थे। कैसे मुद्दे? जो गरीब किसान थे ये कहीं कहीं बहुत ज्यादा रिवॉल्टिव हो जा रहे थे, बहुत रेडिकल मूवमेंट्स चला रहे थे, इससे बहुत डरे हुए थे। कौन लोग? जो रिच पीजेंट थे, लैंडलॉर्ड्स थे, और उनको लग रहा था कि कहीं रशिया के ही तरह हमारे भी लैंड्स को छीन ना लिया जाए, लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट ना कर दिया जाए। जो भी सोशलिस्ट थे उनसे प्रभावित होकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको भी लग रहा था कि कहीं हमें लॉस में न डाल दिया जाए।